एनाटॉमिकल पोजीशन। एनाटॉमिकल पोजीशन कौन सी होती है? अगर आपके सामने कोई व्यक्ति सीधा खड़ा है, सामने हथेली आपकी साइड है, तो समझ लीजिए आप एनाटॉमिकल पोजीशन में है। ठीक है, ये लोकेशन जो आपको पिक्चर दिख रही है, ये एनाटॉमिकल पोजीशन है। इसमें हमने पास की चीज को हमने कहा है जहां से ओरिजिन होता है, वो प्रोक्सिमल वर्ड यूज किया। ठीक है, थोड़ा रिकैप ले लेते हैं। प्रोक्सिमल दूर है, उसके लिए हमने डिस्टल वर्ड यूज किया। डिस्टल दूर के लिए। अब वो दूर कहीं से भी हो, ओरिजिन से दूर होना चाहिए, जिस हिसाब से जो होगा हम देख लेंगे। ठीक है, प्रोक्सिमल पास के लिए। मीडियन मिड लाइन के जो पास में होगा, मिड लाइन के जस्ट पास में होगा, उस हर चीज को हम मीडियन नाम से जानेंगे। ठीक है, और मिड लाइन से जो जितना दूर होगा उसको हम लेटरल नाम से जानेंगे, लेटरल। और इस बीच में से अगर हम निकाल दें ट्रांसवर्स लाइन, ठीक है, ये जो एक्सिस है, हॉरिजॉन्टल एक्सिस जिसको बोलते हैं, इसके ऊपर वाले चीज को हम सुपीरियर पार्ट बोलेंगे और नीचे वाले को इंफीरियर बोलेंगे। ठीक है, ओके, ऐसे हमने टर्मिनोलॉजी सेट की हुई है। प्लेन्स की बात करें तो 3 प्लेन भी हमने देखे हैं। एक ऐसा प्लेन जो आपकी बॉडी को जो है ऊपर और नीचे में बांटे, इसको हम कहते हैं हॉरिजॉन्टल प्लेन। हॉरिजॉन्टल एक्सिस पर बनने वाला, या हॉरिजॉन्टल एक्सिस पर बनता है तो उसको हॉरिजॉन्टल प्लेन बोलते हैं। बनने वाला ट्रांसवर्स प्लेन होता है, ट्रांसवर्स प्लेन। ठीक है, अच्छा, अब यहां पर ये हो गया हॉरिजॉन्टल एक्सिस हो गया। वर्टिकल एक्सिस पर बनने वाले प्लेन का नाम बताओ डॉक्टर पूनम सिंह मैम, प्रश्न का उत्तर दीजिएगा। वर्टिकल प्लेन पर बनने वाले एक्सिस का नाम। डॉक्टर पूनम सिंह मैम, वर्टिकल एक्सिस पर बनने वाले प्लेन का नाम। ठीक है, और कोई भी है क्या? अब ये क्वेश्चन मैंने, है ना, ध्यान से सुनो, तरीके से पूछा गया आपसे। आपके वर्टिकल का मतलब क्या होता है, पहले तो ये जानो। सीधा खंबा जो होता है ना, हमारा पोल होता है हमारे घर पर, खंबा दिखाओ, पोल। पोल वर्टिकल एक्सिस पर है, यानी सीधा ऊपर से नीचे तक सीधा है। ठीक है, और हमारे घर की जो छत है वो हॉरिजॉन्टल होती है। ठीक है, घर की छत जमीन के समानांतर है। ठीक है, अब मुझे ये बताओ पोल की तरह कौन सा एक्सिस होगा इसमें से? पोल की तरह सेजाइटल है, वो भी खंबे की तरह है, ब्लेड अगर आरी देखे तो ऊपर तक खड़ा हुआ है, सीधा स्ट्रेट है। ठीक है, फ्रंटल की बात करें तो ये भी ऊपर तक है, ऊपर से लेके नीचे तक है सीधा। ठीक है, तो फ्रंटल और सेजाइटल बोथ आर ऑन वर्टिकल एक्सिस। वर्टिकल एक्सिस, एक्सिस का नॉलेज होनी चाहिए, थोड़ा सा ग्राफ वाली नॉलेज आ गई आपकी। तो दोनों वर्टिकल एक्सिस पर बनते, तो इसलिए इन दोनों को इन शॉर्ट हम क्या बोलते हैं? दोनों को वर्टिकल प्लेन के रूप में भी जानते हैं, वर्टिकल प्लेन। बोथ बोथ आर, ठीक है, पॉइंट टू बी नोटेड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बोथ आर एट वर्टिकल एक्सिस। सो इसीलिए दोनों के दोनों वर्टिकल प्लेन में आते हैं। ठीक है, तो अब हम ये कह सकते हैं कि हमारे 3 प्लेन हैं, ट्रांसवर्स, फ्रंटल, सेजाइटल। उनमें से 2 प्लेन फ्रंटल और सेजाइटल वो है वर्टिकल प्लेन में, और एक प्लेन है ट्रांसवर्स प्लेन जो जमीन के समानांतर रहता होता है। कोई बड़ी बात तो नहीं है, सिंपल सी बात है। ठीक है, सोमाली सैन मैम, एक बार में समझ जाया करो आप, है ना? ठीक है, ओके। अब हम दूसरी बात करें तो क्रेनियो क्वाड्रल एक्सिस भी कह सकते हैं इसको। हाँ जी, दोनों के दोनों क्रेनियो क्वाडियल, क्रेनियो और क्वाडल एक्सिस पर भी है। क्रेनियो क्वाडियल का मतलब, क्रेनियो मतलब सिर वाला भाग, क्वाडल मतलब पूंछ, टेल बोन वाला। तो दोनों टेल बोन की साइड में भी जा रहे हैं, सिर की साइड में भी, दोनों दोनों। ये भी बोथ आर ऑन क्रेनियो क्वाडल एक्सिस। ये भी बात बिल्कुल सही है, सिंपल है, बट बोथ आर नॉट ऑन हॉरिजॉन्टल। ठीक है, दोनों में से एक भी नहीं है। अब इनमें से एक ऐसा है जो फ्रंटल है, मैं बाकी सारी चीजें डिलीट करता हूं, हम रिवाइज कर रहे हैं तो मैं केवल आपसे रिवीजन करवा रहे हैं। फ्रंटल, फ्रंटल का दूसरा नाम हमने कोरोनल प्लेन के नाम से जाना। ठीक है, कोरोनल। सेजाइटल साइडों में बांटता है, लेफ्ट और राइट में बांटता है, तो एल से याद रख लेंगे, लेटरल प्लेन भी बोलते हैं, लेटरल, क्योंकि मिड लाइन से दूर चला जाता है ना अंग। ठीक है, मिड लाइन से दूर, लेफ्ट राइट में बांटता है, ध्यान रखना। सेजाइटल पिक्चर में अगर आपको ना समझे तो एक्चुअल में देख लेना कि आपके नाक से, कोई ह्यूमन बॉडी है उसको नाक में से, नाभि में से ऐसे कोई ब्लेड लगाए तो शरीर 2 भागों में बांटते, नाक, है ना, आधा नाक लेफ्ट में, आधा नाक राइट में, ऐसे 2 भागों में बांट जाए तो समझ लो सेजाइटल प्लेन है वो। ठीक है, कोई भी अंग में, कोई भी अंग में लागू होता है वो। ओके, सिंपल। आगे बात करें हम, नेक्स्ट, तो 3 प्लेन हो गए हमारे, तीनों की हमने एक्स्ट्रा बातें कर ली, क्या क्या इसको बोल सकते हैं। फिर आई थी बॉडी की कैविटी।
कैविटी में हमारे बहुत सारे शब्द आगे थे। खाली जगह जो भी है शरीर में, वैसे तो हर कुछ ना कुछ भरा हुआ, चाहे वो यूरिन भरा है, चाहे वो एयर के रूप में एल्वलाइज में एयर भरी है, चाहे फ्लूइड भरा है, चाहे कोई ऑर्गन है। उनको अगर निकाल दे तो वो एक खाली जगह बच जाती है, उसको हम गुहिका या कैविटी का नाम देते हैं। कैविटी को दो भागों में बांट सकते हैं, ठीक है। डोर्सल सेजाइटल प्लेन, हाँ मिड लाइन के ऊपर चलता है, बिल्कुल बिल्कुल। मिड लाइन नहीं कह सकते, देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट पूछा आपने। क्या सेजाइटल प्लेन को मिड लाइन बोलते तो अच्छी बात नहीं है क्या सर? क्योंकि आपने अभी कहा कि पूरी बॉडी को सेजाइटल प्लेन क्या करता है, लेफ्ट राइट में बांटता है, लेफ्ट राइट में, ठीक है, लेफ्ट राइट में। बट अब यहां पर ये ध्यान दो कि अगर मैं बॉडी को यहां से चीरा लगाता हूं, इस जगह से, ये लाइन दिख रही है मैंने कहां लगाई, सपोज करो मिड लाइन यहां पर ये है, ये मिड लाइन है। मिड लाइन चेंज हो सकती है कि यहां से बॉडी की यही रहेगी, मिड लाइन तो यही रहेगी, मिड लाइन तो यही रहेगी। बट मेरा मन किया कि मैं बीच में नाक को न चीर करके मैं क्या चीरता हूं, बॉडी को दो भागों में बांटना है, तो मैं यहां से ब्लेड गुजारता हूं, यहां से, इस जगह से। अब 1/3 जो है आपका हिस्सा राइट में चला गया, और 2/3, 3 में से 2 हिस्से आपके लेफ्ट में चले गए। इस एक्सिस को क्या नाम देने वाले, लेफ्ट राइट तो बना, क्या इस रेड लाइन को आप मिड लाइन कह सकते हैं क्या? हाँ या ना पूनम सिंह मैम, डॉक्टर पूनम सिंह मैम पॉइंट नोट करिएगा। नहीं कह सकते। सेजाइटल इज ए प्लेन, सेजाइटल प्लेन है, प्लेन मतलब आधार है किसी चीज को काटने का, ठीक है, बेस बोल देते हैं, ठीक है, प्लेन। बट मिड लाइन नोट ए प्लेन, मिड लाइन तो मिड में ही रहेगी, चाहे कुछ कर लो, किसी भी अंग के मिड में रहेगी। अगर आप आंख की बात करें तो आंख के अंदर से गुजरेगी, बस ऑर्गन की बात आ जाएगी, बट पूरे शरीर को नहीं काट के जाएगी मिड लाइन फिर, है ना। और आंख के लिए मिड लाइन अलग होगी, पूरी बॉडी के लिए मिड लाइन अलग है, ठीक है, ये ध्यान रखना। तो सेजाइटल प्लेन और मिड लाइन में अंतर पता लग गया। और सेजाइटल प्लेन नॉर्मली जब हम केवल पढ़ने पढ़ाने के तरीके में यूज करते हैं, तो सेजाइटल प्लेन और मिड लाइन सेम पॉइंट, सेम जगह से गुजरते हैं पूरी बॉडी की अगर देखे बात। फिर हम लेफ्ट राइट के हिसाब से हम देखते हैं कि कहां से गुजरेगा, कहां से गुजरेगा सेजाइटल प्लेन, ठीक है। बस इतना याद रखो, सेजाइटल मतलब साइडों में बांटना, लेफ्ट और राइट में बांटना किसी भी भाग को, सिंपल, ठीक, ओके। डॉक्टर पूनम सिंह मैम, आशा करता हूं ये कॉन्सेप्ट, बहुत अच्छा प्रश्न पूछा आपने, क्लियर हो गया होगा। तो मैं बात कर रहा था डोर्सल और वेंट्रल कैविटी, ठीक है। पीछे वाली कैविटी को हम डोर्सल बोलते हैं, वेंट्रल को हम आगे वाली बोलते हैं। डोर्सल में आपका एक तो सिर का भाग है जिसमें क्रेनियल कैविटी नाम देते हैं, स्पाइन वाली को हम स्पाइनल कैविटी बोलते हैं, ठीक है, ओके सर। ये तो उसकी दो, बस दो इतनी होते हैं। स्पाइनल को हम दूसरा नाम क्या देते हैं, वर्टिब्रल, वर्टिब्रल कैविटी, इतना नाम दे सकते हैं। इसके अलावा जब हम छाती की फ्रंट में आते हैं, फ्रंट में आए, या वेंट्रल हो गया, या एंटीरियर, ठीक है, तब हमारा क्या नाम था, एक चेस्ट में अंदर होता है थोरेसिक कैविटी, थोरेसिक कैविटी। एक होता है पेट पर एब्डोमिनल, और एब्डोमिनल ना कह के पहले हम बोलते हैं एब्डोमिनो पेल्विक कैविटी, ठीक है। फिर अलग अलग हो जाता है, पेट का जो इंटेस्टाइन वाला भाग है वो पेट में रह जाता है एब्डोमिनल में, और उससे नीचे जेनाइटल ऑर्गन वाला है वो पेल्विक कैविटी में चला जाता है, ठीक है। छाती वाला थोरेसिक है, थोरेसिक को हम फिर आगे दो भागों में बांट लेते हैं मेनली। एक तो प्लूरा कैविटी होती है, प्लूरल कैविटी, एक हम मीडियास्टाइनम बांटते हैं, मीडियास्टाइनम। मीडियास्टाइनम में भी एक छोटी सी और गुफा होती है, उसको हम क्या नाम देते हैं, उस गुफा को कार्डियल कैविटी बोलते हैं इन शॉर्ट, या एक्चुअल वर्ड आपको मिलेगा पेरिकार्डियल, ठीक है, पेरिकार्डियल। इतनी एक्टिविटी है, इतनी कैविटी है, इसके अलावा तो और कोई कैविटी नहीं मिली थी आपको डॉक्टर पूनम सिंह मैम, इतनी ही कैविटी थी, आदरणीय डॉक्टर नेबनानी मैम, ओके। ये हमारी प्रश्न की बातें होगी सारी सारी। आगे चलते हैं इसी में, फिर ये बातें हमने कल कर चुके हैं, एक एक बातें कर ली, कौन सी जगह पर कौन सा अंग है सारी कर लिए। प्लीज रिवीजन किया होगा तो आपको अच्छे से पता, थोड़ा मैंने रिवाइज करवा दिया है कॉन्सेप्ट को। तो आगे हम बात करते हैं, फिर हमारी पूरी बॉडी को चार भागों में बांटने की बात की गई थी कि चार भागों में बॉडी को बांट सकते हैं। चार भागों में बांटे तो क्या बनते हैं, क्वाड्रल बनते थे, क्वाड्रल। अगर मान लीजिए ये लेफ्ट साइड है आपके व्यक्ति की और ये राइट है, तो आप क्या नाम देते हैं क्वाड्रेंट को, क्वाड्रेंट को नाम क्या देने वाले हैं, ये लेफ्ट साइड का है, ऊपर साइड का है, और क्वाड्रेंट है, LUQ इन शॉर्ट। आर को क्या बोलने वाले हैं शरीर में, सॉरी ये राइट साइड होगा, अगर ये अगर हार्ट इधर है तो अगर आपका ये राइट होगा, एक्चुअल प्रैक्टिकल मैं बना रहा हूं जो होना चाहिए, ठीक है। ये आपका राइट साइड है, इधर मैंने राइट लिख दिया, ये आपका लेफ्ट क्वाड्रेंट, ठीक है, क्योंकि इधर हार्ट है, हम ये इमेजिन करके चलते हैं, ठीक है, हार्ट इधर है, तो डेफिनेटली ये लेफ्ट क्वाड्रेंट हो गया। तो अपर साइड को क्या बोलेंगे, LUQ बोलेंगे, इधर वाले को RUQ बोलेंगे, ठीक है।
नीचे वाले को लेफ्ट साइड में है, जो लेफ्ट है और लोअर है क्वाड्रेंट, लेफ्ट लोअर क्वाड्रेंट, ठीक है। 1 2 3 और 4, 4 नंबर का क्या नाम देंगे? राइट है पर लोअर है और क्वाड्रेंट, राइट लोअर क्वाड्रेंट। आपसे मे भी कल को प्रश्न पूछा जाता है, बताओ कि फला फला अंग किस पार्टीशन में आएगा। तो मोटे तौर पर आपको अच्छे से क्लियर होना चाहिए। अंगों को कैसे याद रखेंगे? हिमांशु गिल साहब रट्टा वाला काम नहीं करना, रटने वाला काम नहीं कर रहा है। अभी हम यहां पर मेमोरी लेवल टीचिंग नहीं कर रहे हैं, अंडरस्टैंडिंग लेवल की टीचिंग कर रहे हैं। मेमोरी लेवल में आपने सीख लिया बचपन में, ठीक है, कि इंटेस्टाइन की स्पेलिंग क्या है, आंते कहते हैं इसको, ठीक है, पेट कहते हैं वगैरह वगैरह, ये सीख लिया आपने। अब उनको हम रिलेशन वाइज समझ रहे हैं, रिलेट कर रहे हैं चीजों को, ठीक है, रिलेट कर रहे हैं। एमएलटी यूएलटी मोड में चल रही है लक्ष्मी पटेल मैम, कॉन्सेप्ट्स को हम रिलेट करेंगे, फैक्ट्स जितने भी हमें पता है आधे अधूरे सबको, कुछ फैक्ट्स भी जानेंगे और उनको अंडरस्टैंड करेंगे। नहीं समझ में आ रहा है तो आप लोग क्वेश्चन पूछेंगे, सर बताओ कि सेजाइटल प्लेन क्या है, ये क्या है, वो क्या है, ठीक है। तो हमारा अंडरस्टैंडिंग लेवल चल रहा है यहाँ पर, रिफ्लेक्टिव लेवल नहीं चल रहा है। रिफ्लेक्टिव लेवल में हम नई रिसर्च कर रहे होते, कुछ नया बता रहे होते जो आज तक किसी को पता ही नहीं है, कुछ ऐसा कर रहे होते, ठीक है। तो प्रॉब्लम नहीं है, यूएलटी मोड चल रहा है। पेपर 1 में ये चीज होती है, वहां के हिसाब से आपको ये चीज पता होनी चाहिए, ठीक है डॉक्टर चुलेट मैम, पेपर 1 में होती है ये चीज, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है वहां का। फिर आगे हम बात करते हैं, ये अंग हो गए, रटने वाली बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। एक बार आप पिक्चर को देख लीजिएगा, रटने वाली बात नहीं है यहाँ पर कुछ भी, पिक्चर को देख लो, धीरे धीरे हम आगे पढ़ेंगे चीजों को तो और अच्छा होता जाए। पिक्चर में हो सकता है क्योंकि एक कार्टूनिस्ट रूप में है, पिक्चर कार्टून के रूप में है, ठीक है, जस्ट कि एग्जैक्ट पिक्चर नहीं है ह्यूमन बॉडी की, तो इसमें थोड़ा बहुत ऊपर नीचे मिल जाएगा पिक्चर में। तो पिक्चर पर पूरी तरह से बिलीव न करें कृपया, पूरी तरह से बिलीव न करें, ठीक है। एक्चुअल में जो स्थिति बनेगी उसको हम लास्ट तक अच्छे समझ में आ जाएगी एक्चुअल में। तो ये अंगों के नाम में आप नोट कर सकते हैं, ठीक है। तो 9 कितने होते हैं? 9 रीजन बांटे गए पेट में, थोड़ा और डेप्थ में बांटने के लिए 9 रीजन। 9 रीजन को 9 रीजन क्यों नाम दिया गया? 9 रीजन क्योंकि क्वाड्रेंट में मोटे तौर पर भाग बांट लेते हैं, और रीजन कहने के पीछे है कि आप और थोड़ा गहराई में बांट लो बॉडी को, है ना, और थोड़ा गहराई में। ओके, इसका 9 रीजन इसको बोला गया। देखो तो यहां पर अगर मैं बनाऊं बॉडी के, ये 9 अंग थे, ये वाला पार्टीशन, ठीक है। तो यहां पर मैं संख्या लिखता हूं, 1 है, 2 है, ये 1 है, ये 2 नंबर है, ये 3 नंबर है, ये 4 है, यहां बीच में 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, 9 है। आपको वैसे तो पिक्चर के रूप में तो कभी क्वेश्चन आता नहीं कि पिक्चर दे दे और उसमें से पूछे एग्जामिनर की ये 6ठे नंबर की चीज बताओ क्या नाम देंगे इसको, ऐसा शायद क्या पता भविष्य में आए। आज तक तो देखो कभी जिंदगी में क्वेश्चन आया नहीं है, एच टेट वगैरह में आते होते हैं ऐसे इस टाइप के क्वेश्चन, आज तक नहीं आया ऐसा क्वेश्चन। तो अब इनको नाम देखो क्या बोलने वाले हैं। अगर मान लो ये आपका हर्ट यहां पर है, हर्ट यहां है, ये हर्ट नाम ही लिख देता हूं मैं, यहां हर्ट है, तो डेफिनेटली ये वाली साइड आपकी लेफ्ट है, ठीक है, जो भी व्यक्ति खड़ा है लेफ्ट आपकी साइड सामने मुंह करके खड़ा है, और ये वाली साइड इसकी राइट होगी। तो अब एक नंबर जो है उसका नाम क्या देंगे? राइट होगा सर, राइट, राइट है, ठीक है। तो अपर रीजन में है, अपर रीजन में है, तो इसका कुछ नाम होता है, इनके कुछ नाम है, ठीक है, वो नाम। अच्छा, नाभि कहां पर आएगी इसमें से? नाभि बताओ, नेवल किस में आएगी डॉक्टर लक्ष्मी पटेल मैम? नाभि किस साइड आएगी इसमें, किस नंबर पर है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, आपके पास 9 ऑप्शन है, डेफिनेटली नो। और नाभि मां से जो जुड़ा रहता है बच्चा, ठीक है, जैसे संतान उत्पत्ति होती है तो मां के गर्भ से जुड़ा रहता है बच्चा कुछ टाइम तक, संतान उत्पत्ति होने के बाद में, डिलीवरी होने के बाद में भी, तो उस कोड को क्या बोलते थे? उसका कोड का नाम होता है अम्बिलिकल कोड, ठीक है, 5 नंबर। तो 5 नंबर लगभग नाभि यहां होगी। 8 नंबर तो आपका पेल्विक रीजन आ गया, देखो हिप्स की बोन आ गई, ये वाली जो है ना, हिप बोन है ये, हिप बोन, ठीक है। तो हिप बोन से तो ऊपर ही होती है नाभि, 5 में होगी आपकी नाभि, यानी 5वीं का नाम अगर मैं कहूं, 5वीं का नाम यहां पर कह सकते हो अम्बिलिकल रीजन, अम्बिलिकल रीजन, ठीक है। एक तो हमें पता लग गया कि नाभि वाला कौन सा है, ये तो अपने को पता लग गया, ठीक है। 5 नंबर ही अम्बिलिकल रीजन होगा, नाभि वाला क्षेत्र, एक क्लियर हो गया। अब देखो और बाकी करते हैं, बाकियों के नाम देखते हैं हम, बाकियों क्या क्या होंगे नाम, ठीक है। तो सबके नाम अपने को डिस्कवर करने, एक एक नाम हमें याद होने चाहिए। एग्जामिनर पूछता है देखो कौन सी चीज कहां पर आएगी, मे भी पूछ सकता है, तो आपको रेडी रहना है। देखो सर, आपका जो पेट होगा, स्टमक, स्टमक देखो सबसे ज्यादा दूसरे पार्ट में लाई कर रहा है, दूसरे पार्ट में, दूसरे। पेट के लिए एक वर्ड यूज होता है गैस्ट्रिक, पेट के लिए क्या यूज होता है? गैस्ट्रिक, गैस्ट्रिक। तो 2 नंबर वाला के रीजन का नाम देंगे गैस्ट्रिक रीजन, उसको गैस्ट्रिक केवल ना कहके एपिगैस्ट्रिक बोलते हैं, एपिगैस्ट्रिक, ठीक है। ये 2 नंबर वाला एपिगैस्ट्रिक रीजन हो जाएगा, 2 नंबर हो गया क्लियर, ठीक है। अब देखो आपका लंबर रीजन कहां पर होगा? लंबर रीजन,
लंबर रीजन कहां होना चाहिए? 4 5 6 में, 1 2 3 में, या 7 8 9 में? इनमें से कहां होगा लंबर रीजन? आप लोग बताइए, रीजन को फाइंड आउट करना ढूंढते हैं ना, कैसे इजीली फाइंड कर सकते हैं लंबर? लंबर आएगा 4 5 6 के आसपास आएगा। 5 नंबर है अम्बिलिकल कॉर्ड के जस्ट पीछे रीढ़ की हड्डी होती है, उसके आसपास लंबर रीजन की कल्पना हम करते हैं, पीछे की साइड लंबर वर्टिब्रास होती है इसलिए। ठीक है, ओके। तो हिप बोन के आसपास से तो अपना क्या हो जाएगा, वो जो टेल बोन है वो स्टार्ट हो जाती होती है ना, हिप बोन के आसपास। डॉक्टर चुलेट मैम, कोई बात नहीं, एनाटॉमी का नहीं पता आपको, धीरे धीरे पता लग जाएगा। लंबर रीजन जो है वो लगभग 4 5 6 के आसपास होगा। ठीक है, पीछे हिप बोन, नीचे मैंने पहले बताया हिप बोन है, हिप बोन के आसपास देखो, पीछे से हिप बोन जो आती है वहां पर पीछे हाथ लगाओ, जो टेल बोन वाला हिस्सा टच आएगा आपको। लंबर थोड़ा सा ऊपर होता है, नाभि के जस्ट पीछे से। ठीक है, नाभि से हल्का सा नीचे पीछे। ओके, 4 5 6 लंबर रीजन है। तो अब ये 6 नंबर है, ये किस साइड है? लेफ्ट साइड है। तो इस रीजन का नाम दे दिया हमने लेफ्ट लंबर रीजन। 4 नंबर का नाम क्या दे दिया? राइट लंबर। ठीक है, नाम मिल गया। ओके सर, जितनों के नाम मिलते जा रहे हैं उतने हम हाईलाइट भी कर लेते हैं कि हमें क्या क्या नाम पता लगा। 2 का नाम पता लग गया हमें, 5 का नाम पता लग गया, 6 का नाम पता लग गया, 4 का नाम पता लग गया, बाकी रह गए, बाकियों के भी नाम हमें पता करने हैं। ओके, तो यहां देखिए एपिगैस्ट्रिक रीजन 2 नंबर था, नीचे अम्बिलिकल, उससे नीचे अब कोई गैस्ट्रिक नाम से आपको नाम देना 8वें नंबर को, वो क्या है? हाइपो है। हाइपो किसके नीचे है? गैस्ट्रिक के नीचे। वो क्या? हाइपो गैस्ट्रिक के नीचे है। हाइपो मतलब लोअर, नीचे को बात करते हैं, हाइपोगैस्ट्रिक या गैस्ट्रियम बोलते हैं, हाइपोगैस्ट्रियम रीजन। ठीक है, कि मतलब पेट आदि के नीचे वाली साइड का रीजन। ठीक है, जहां पर आपका जूसेस आदि खत्म हो गए, कम। ठीक है, ओके। अब यहां पर 7 और 9 के आसपास, 7 नंबर में ये बताओ, छोटी आंत और बड़ी आंत मिलती हुई दिख रही है? ये हल्का सा पिक्चर में देखो, डॉक्टर नेबरानी मैम आपको जरूर दिखेगा, बड़ी आंत है और ये अंदर ही अंदर छोटी आंत मिल रही है। छोटी आंत का कौन सा भाग मिलता होता है? छोटी आंत का सबसे लास्ट का भाग होता है इलियम। इलियम और बड़ी आंत का सबसे बड़ा भाग होता है क्या? सीकम। सीकम और इलियम बनते तो क्या मिलता है? इलियोसिकल वॉल। इलियोसिकल वॉल। तो ये जो है ये राइट साइड है, राइट साइड। तो इसको बोलते हैं राइट साइड की इलियक। ठीक है, यहां पर बोन भी है, देखो हिप बोन है ना, हिप बोन का नाम है हिप बोन। हिप बोन 3 बोन से मिलकर के बनती होती है, याद है क्या किसी को? जो पहली बार पढ़ रहे हैं उनके लिए छूट है, जो बार बार पढ़ चुके कॉन्सेप्ट को उनके लिए पूछ रहा हूं मैं। हिप बोन 3 चीजों से मिलकर के बनती होती है, बोलो क्या क्या होता है? ILIUM, इलियम होता है एक। ठीक है, एक क्या होता है? हिप बोन की बात पूछ रहा हूं लक्ष्मी पटेल मैम, आपको मेरा प्रश्न सुन रहा है क्या? डॉक्टर लक्ष्मी पटेल मैम, हिप बोन, बोन मतलब हड्डी, नोट आंत। ठीक है, इलियम होती है एक, स्ट्रियम होती है एक, प्यूबिस होती है। ऐसे ये 3 बोन का नाम है, 3 बोन्स, जिनसे मिलकर के हमारी हिप बोन बनती है। कोई दिक्कत नहीं, आपको नहीं पता है तो, अगर पहली बार पढ़ रहे हैं तो लक्ष्मी पटेल जैसे हैं आप लोग, अगर विद्यार्थी जो बार बार पढ़ चुके हैं फिर गलतियां कर रहे हैं, फिर आपके लिए ये गड़बड़ है ना, फिर गड़बड़ बात है। ओके, तो इलियम नाम से यहां पर इलियक आता है, राइट इलियक, राइट साइड का इलियक पार्ट। और इधर वाला 9 नंबर क्या होगा फिर? लेफ्ट इलियक हो गया, लेफ्ट इलियक हो गया, लेफ्ट इलियक रीजन हो गया। ठीक है, ओके। क्या क्या बच गया देखो, कितनी चीजें पता लगी अपने को? 7 नंबर भी पता लगी, 8 नंबर भी पता लगी हाइपोगैस्ट्रियम, 9 नंबर लेफ्ट इलियक हो गया। 1 और 3 बच गए। 1 और 3 का नाम क्या होना चाहिए? अब 1 और 3 हाइपो, राइट हाइपोकॉन्ड्रियम बोलते हैं, हाइपोकॉन्ड्रियम। ये जो वर्टिब्रा होते हैं इनको कॉन्ट्रा बोलते थे, कॉन्ट्रा अस्थि को है ना। ठीक है, तो इसको वर्टिब्रा के जस्ट नीचे से ये वाला रीजन, तो हाइपोकॉन्ड्रियम। कौन सा? राइट वाला। इधर वाला लेफ्ट साइड की कॉन्ड्रा है, लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियम। ठीक है, कॉन्ड्रियम। ये 9 रीजन हो गए अपने, 9 रीजन इन शॉर्ट। तो इनके नाम ये देख लो, यहां पर एक एक चीज दी गई है, अच्छे से आपको तस्वीर में देखना है। बीच वाला यहां पर पेट होता है, स्टमक, एपिगैस्ट्रिक। ठीक है, पहले रीजन का नाम है राइट हाइपोकॉन्ड्रियम, दूसरे का नाम एपिगैस्ट्रिक रीजन, तीसरे का लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियम, चौथे का आप राइट लंबर बोल सकते हैं, पांचवे का अम्बिलिकल रीजन बोलते हैं, छठे का लेफ्ट लंबर बोल सकते हैं रीजन, सातवें का राइट इलियक रीजन बोलते हैं, आठवें को हाइपोगैस्ट्रियम रीजन बोल सकते हैं, नौवें को आप लेफ्ट इलियक रीजन बोल सकते हैं। तो अब ये बताओ इलियोसिकल वोल्व किस रीजन में आएगा? रीजन बताओ इसका, रीजन, कारण वाला रीजन नहीं, क्षेत्र वाला, एरिया वाला रीजन, REGION रीजन। इलियोसिकल वोल्व किस रीजन में आना चाहिए आपके अकॉर्डिंग? ठीक है,
बेस्ट ऑप्शन दे दो, ठीक है। 7 में आएगा, 7 में 7 की तरफ आएगा। 8 में कैसे जाएगा, लार्ज, ठीक है, यहां पर छोटी आंत आएगी और यहां से बड़ी आंत उठेगी, ठीक है, ऐसे, ठीक है ना, समझ में आ रही है, ऐसे इधर आने की कोशिश होगी इसकी संभावना, पॉसिबिलिटी है ये साक्षी कटारिया मैम, मेरी बात समझ रहे हैं क्या? इलियोसिकल वोल्व की मैं बात कर रहा हूं, 7 नंबर पर आएगा, ठीक है। तो ये आपके, ये तो क्वाड्रेंट हो गए, ठीक है, ये आपके क्या हो गए, सारे के सारे नो रीजन को बांटने का तरीका हो गया। यहां पर लिखा हुआ है कि एपिगैस्ट्रिक रीजन, एपी बोलते ओवर, गैस्ट्रिक बोलते स्टमक, स्टमक के आसपास का ऊपर का रीजन हो गया ये। लेफ्ट हाइड्रोकॉन्ट्रिया, कॉन्ट्रिया बोलते थे कार्टिलेज या रिब्स, ये जो अपने रिब्स होती है इनको, तो उनके जस्ट नीचे वाला रीजन है ये, हाइपोकॉन्ट्रिक रीजन बोल देते हैं। लंबर रीजन, लंबर वर्टिब्रा के जस्ट पास में है ये, ठीक है, राइट साइड में। राइट इलियक, इलियक जो हिपबोन होती थे उसके आसपास तो होता है, तो ये हो गया। लेफ्ट इलियक में ये वाला हिस्सा हो गया। तो ऐसे हम इसके नाम देते होते हैं। यहां पर ये देखो बोन जो है अपनी लार्ज, ये हिप, ये यहां पर ये क्या है, ग्रीन में मैंने क्या है, यहां पर लार्ज इंस्टाइन का सीकम पार्ट है, सीकम, और यहीं पर इलियम इसके आगे अंदर जाकर के जुड़ जाती थी। तो इलियोसिकल वॉल्व बनता है लगभग 7 के अंदर बनता था, लगभग 7 नंबर, यानी कि ये राइट इलियक रीजन। फिर मैं बता रहा हूं एनाटॉमी में इनके नंबरिंग नहीं है कि ये पहला नंबर है ये दूसरा नंबर है, वो जस्ट मैंने आपको पिक्चर में आपको क्लियर हो कि कहां पर मैं क्या बोल रहा हूं, उसके लिए मैंने आपको समझाया, और कुछ भी नहीं। सारे सारे रीजन आपको क्लियर हो गए, कौन से नाम याद कर लेना, मोटे तौर पर आपको पता होना चाहिए कि ये रीजन है या ये रीजन नहीं है। आगे बात करते हैं, ठीक है, ये सारी चीजें हो गई अपनी। नेक्स्ट जो है नो रीजन हो गए और क्वाड्रेंट हो गए अपने, सारी सारी बातें अपने को बहुत अच्छे से क्लियर हो गई है। आगे फिर बॉडी की मूवमेंट्स आती होती है, बॉडी मूव करती होती है हमारी। जैसे मूवमेंट क्या हो सकती है, अभी आप लोग बैठे थे, ठीक है, बैठे हैं, कोई व्यक्ति स्ट्रेट खड़ा है, ठीक है, स्ट्रेट, बिल्कुल स्ट्रेट खड़ा है, ठीक है, वो क्या करता है, अपने हाथ को, जो उसका हाथ है, ठीक है, उसको कोहनी से जो है स्ट्रेट रखा हुआ है। अब उसको हाथ को वो जो है मोड़ता है, ऐसे मोड़ता है, ठीक है, 90 डिग्री के एंगल पर मोड़ लिया कोहनी से। तो अब एक तो स्ट्रेट है, स्ट्रेट हैंड, ठीक है, इसमें कोहनी का एंगल ज्यादा है। एंगल जानते हैं, कोण, कोण जो हमारी ह्यूमरस होती है ऊपर, बाइसेप्स वाली बोन होती है, ठीक से, ह्यूमरस, और नीचे रेडियस अल्ना होती है कोहनी में, रेडियस अल्ना। अगर हाथ सीधा रहेगा तो एंगल हमारा इंक्रीज रहेगा, क्या रहेगा, इंक्रीज रहेगा, वहां का कोण बड़ा रहेगा। अगर हाथ को हम बेंड कर देंगे, और हाथ हमारा एक ही साइड में बेंड होता है, जैसे हथेली वाली साइड हम बेंड कर देते हैं, कंधे को टच करते हैं, बैक साइड में नहीं बेंड होता, उधर तो सीधा हो सकता है बस, ठीक है। तो जब बेंड होता है, बेंड, ठीक है, तो एंगल क्या हो जाता है, कम हो जाता है, एंगल डिक्रीज होता है। आपके शरीर में ऐसे बहुत सारे एंगल, जैसे घुटने में पैर सीधा हो सकता है, या फिर आपका हिप की साइड मुड़ सकती है एडी, बस इतना ही, पीछे की साइड चला जाएगा पैर, आगे नहीं मुड़ेगा। तो या तो एंगल अपना बड़ा रहता है या छोटा रहता है। एंगल अगर अपना बड़ा रहता है, ठीक है, एंगल कोण अपना अगर बड़ा रहता है, तो उस स्थिति को हम क्या बोलते हैं, डॉक्टर रीचा आर्य मैम पॉइंट नोट करिएगा, अगर बड़ा रहता है तो एक्सटेंशन, सुना, एक्सटेंशन का मतलब बढ़ा देना, एक्सटेंड, ठीक है, एक्सटेंड मतलब बढ़ा देना, तो उसी से आती है अपनी बॉडी की मूवमेंट, ठीक है, एक्सटेंशन, टेंशन, ठीक है, कि एक्सटेंशन पोजीशन है, एक्सटेंड कर दिया हमने, ठीक है, एक्सटेंशन, ओके, इंक्रीज कर देना, एक्सटेंशन, कि जिसमें एंगल आपका ज्वाइंट का बढ़ जाएगा, और बढ़ेगा मतलब यह है कि वो सीधा हो रहा है, ऐसा नहीं है कि वो कम हो रहा है, ठीक है, सीधा हो रहा है वो अंग, ठीक है। जैसे आपको अपने जो नी है, काफ मसल्स है, और हिप्स की साइड में है, उधर से अगर आप पैर सीधा करेंगे तो एंगल बढ़ गया, स्ट्रेट हो गया। तो एक्सटेंशन का मतलब ये कह सकते हैं, आप परिभाषा बना लीजिए एक्सटेंशन की, कि एक्सटेंशन में एक तो कोई भी जो ज्वाइंट है, तो एक्सटेंशन की अगर हम परिभाषा देखें तो एक्सटेंशन का मतलब होगा कि ज्वाइंट्स जो है वो वहां पर एंगल क्या होगा, इंक्रीज होगा, एक तो इंक्रीज, और ज्वाइंट बताओ छोटा होगा या बड़ा होगा, सर ज्वाइंट का एंगल इंक्रीज होने का मतलब ज्वाइंट जो है खुल जाएगा अपना, ठीक है, यानी स्ट्रेट होगा, सीधा हो जाएगा ज्वाइंट, ठीक है, स्ट्रेटनेस हो जाएगी, बॉडी में स्ट्रेटनेस आएगी, ठीक है, सीधे हो जाएंगे आप। और दूसरा इसका क्या हो सकता है, डिक्रीज होने के पीछे एक्सटेंशन का उल्टा क्या होता है, एक्सटेंशन का उल्टा अगर शब्द देखे तो होता है फ्लेक्शन, फ्लेक्शन मतलब मुड़ना, और कोई चीज मुड़ती है तो उन मुड़ने वाले शिरों में एंगल जो होता है डिक्रीज होता है, ठीक है। तो फ्लेक्शन का मतलब है डिक्रीज इन एंगल ऑफ ज्वाइंट्स, ज्वाइंट्स के एंगल जो कोण है वो छोटे हो जाएंगे, ठीक है, या इसको हम बोल सकते हैं बेंडिंग,
बेंडिंग। तो डॉक्टर साक्षी कटारिया मैम, एक बात मैं पूछना चाहूंगा आपसे, डॉक्टर साक्षी कटारिया मैम क्लास में है ना? आपके लिए प्रश्न है, क्योंकि आपने प्रश्न पूछा था, उसका प्रश्न का उत्तर दे रहा हूं मैं आपका ना, प्रश्न पूछ करके। पवन मुक्तासन लगाते हैं, फाइनल स्टेट लगा के रखना है आपको, ठीक है? बताओ उसमें आपके मोस्टली अंग किस स्टेट में है? सारे ही अंग बाल लो, सारे ही अंग होते हैं, किस स्टेट में? एक्सटेंशन है या फ्लेक्शन है? बताओ साक्षी कटारिया मैम, आपको प्रश्न समझ ही नहीं आता क्या मेरा? कभी उत्तर ही नहीं देते हैं आप, सबसे लेट उत्तर देते हैं, सबसे पहले उत्तर चाहिए आपसे। आपने प्रश्न पूछा था, डेफिनेटली फ्लेक्शन। तो पवन मुक्त आसन पता लगा। अब मुझे 4-5 आसन बताओ जिसमें फ्लेक्शन होता है, कहीं पर भी होता हो, फ्लेक्शन की स्टेटमेंट होनी चाहिए, फ्लेक्शन, मुड़ने चाहिए अंग, और अंग मोस्टली बहुत सारे जगह मुड़ जाते हैं। जैसे कंधर आसन, कंधर आसन में अगर आप सो करके और अपनी पैर की एड़ियां पकड़ लेते हैं और फिर शरीर को ऊपर उठाते हैं, तो वो वाला कंधरासन। कंधरासन के बहुत सारे टाइप है ना? तो आपको बताना पड़ रहा है कंधरासन कौन सा। तो पैर जो है आपका मुड़ा रहता है घुटनों से लगभग, ठीक है, हल्का सा। ओके सर। और अगर हम देखें तो ये लेग में हो गया, ठीक है। और कौन सा होता है? हल आसन, हल आसन, हल आसन में सो जाएंगे तो हमारे पेट के साथ जो एंगल बनेगा हमारे थाइस का, उस साइड में हमने क्या कर लिया है? उस साइड में हमने हलासन में एब्डोमेन, एब्डोमेन वर्सेस थाई, ठीक है। वहां पर तो हो गया हमारा क्या? फ्लेक्शन, वहां पर तो एंगल हो गया कम, ठीक है। बट जो मेरे नीज हैं, घुटने हैं, उनमें एक्सटेंशन हुआ है, ध्यान रखना, वो एक्सटेंड पोजीशन में है, वहां पर नहीं है। आपसे ये भी ध्यान रखना है कि जगह की कौन सी बात हो रही है। एक ही आसन में आपकी दोनों तीनों मूवमेंट्स हो सकती है, सेवरल मूवमेंट्स हो सकती है। आपको ये पॉइंट आउट करना पड़ता है कि किस जगह पर क्या हुआ। कर्ण पीड़ासन की बात करूं, कर्ण पीड़ासन, कर्ण पीड़ासन में आपके जो थाइस है, नीज जो है, कहां आगे? छाती के पास आ गए, तो आपका एंगल डिक्रीज हो गया आगे सामने का, तो वहां पर आपका क्या मिला? फिर से फ्लेक्शन मिला, ठीक है। अगर कर्ण पीड़ासन में पूर्ण हलासन जब हम करते हैं, पूर्ण हलासन, ठीक है, करते हैं, तो पीछे पैर ले गए पूरे पूरे, और पैर को फिर सीधा कर दिया, तो नीज फिर सीधे हो गए। पीछे वाला एंगल जो है, काफ मसल, जो अपने जंगा है, ठीक है, ग्लूटियस मैक्सिमस की साइड, तो वो सीधी होगी ना, ठीक है, थाइस के बीच में। फिर से सर वो अपना एक्सटेंशन हो जाएगा वहां पर। तो ऐसे। अब मुझे बताओ एक आसन, वृक्ष आसन किया सभी ने। अब वृक्ष आसन कौन सा होता है मुझे ये बताना पड़ेगा। जैसे कोई व्यक्ति है, एक सीधा खड़ा रहता है ना, ठीक है, तो उसकी दो टांगे, एक तो वो जमीन पर रख लेता है और एक को सीधा सामने कर लेता है, और उसको अपने हाथ से जो है कैच करता है, उसके पंजे को कैच करता है। तो ये दूसरा पैर सीधा है, नीचे वाला पैर भी सीधा है। पैरों के अगर बीच की बात करें, पैरों में नी की बात करें, नी की बात करें, तो वृक्ष आसन में बताओ क्या है स्टेटमेंट? पैरों की, पैर के पैरों की, पैर बिल्कुल सीधे होते हैं, इसमें दोनों के दोनों पैर सीधे हैं। तो नी की बात करें, अगर पीछे की साइड की बात करें, तो वहां पर एक्सटेंशन है सर, एक्सटेंशन। बट दूसरी बात, अगर मैं ये बात कहूं कि हमारे एब्डोमेन के साथ में थाइस का क्या हुआ, वहां पर एंगल डिक्रीज हो गया, वो भी एक पैर का, ठीक है, तो वहां पर क्या हुआ है? अपना फ्लेक्शन हो गया, फ्लेक्शन। समझ गए बात को? ठीक है, ओके। समझ में आ रही है ना मेरी बातें? समझते रहना बस इसको। पश्चिमोत्तानासन, पश्चिमोत्तान आसन, इसके बारे में बताओ कुछ, क्या है इसमें? पश्चिमोत्तान आसन, ठीक है, बताइए क्या है पश्चिमोत्तान आसन में, क्या हुआ है? हाँ, एक लेग में होगा पूनम सिंह मैम, इसलिए मैंने बोल दिया एक लेग में होगा फ्लेक्शन, एक वृक्षासन में, ठीक है, वो भी एब्डोमेन के साथ में, एक में, ठीक है, दो बाकी नीचे से एक्सटेंशन पोजीशन में रहेंगे। पश्चिमोत्तानासन की अगर बात करें, तो मैं पैर की बात करूं, पैर जो मेरा नी कैप है वहां से बात करूं, उस ज्वाइंट की बात करूं, तो बैक साइड से क्या हुआ है? नी के बैक में एक्सटेंशन है सर, है ना, पैर पीछे से खींच जाते थे, एक्सटेंशन है पूरे पैर में। तो बट वहीं पर मैं बात कर दूं एब्डोमेन के साथ में, एब्डोमेन वर्सेस थाइस, ठीक है, तो थाई आगे झुकते हैं ना, क्या हो गया सर? वहां पर तो सर फ्लेक्शन हो गया, ठीक है, वहां पर फ्लेक्शन है। तो एक ही आसन में आपके अलग अलग ज्वाइंट्स में अलग अलग मूवमेंट्स हो उसके एक ही टाइम पर, ठीक है, एक ही आसन किया, उसी में आपके अलग अलग मूवमेंट्स, विरोधी मूवमेंट्स देखने को मिल सकते हैं, बट ज्वाइंट्स डिफरेंट डिफरेंट होगी, क्या एक ही टाइम पर, है ना? अब ये बताओ, एट वन टाइम, वन टाइम, एट वन टाइम इन सिंगल ज्वाइंट, सिंगल ज्वाइंट, ठीक है, क्या ये पॉसिबल है वहां पर फ्लेक्शन भी हो रही हो एंड एक्सटेंशन भी हो रहा हो एक ही टाइम पर, और आप रुके हुए हो तब, स्टॉप, ठीक है, अंतिम पोजीशन में कोई भी,
अगर आप मूवमेंट कर रहे हो, जैसे मान लो आगे पीछे दौड़ रहे हो, जैसे रनिंग कर रहे हो खड़े होकर के, तो कभी घुटना सीधा हो रहा है, कभी बेंड हो रहा है, तो फ्लेक्शन एक्सटेंशन पॉसिबल है। वो भी सेकंड बदलेगी तब, एक सेकंड आपका फ्लेक्शन है, दूसरी सेकंड आपका एक्सटेंशन, ऐसे चल रहा होगा। ठीक है, एक ही टाइम पर या तो आपके बॉडी में फ्लेक्शन दिखेगा या उसका अपोजिट एक्सटेंशन, क्योंकि एक में कोण एंगल जो है इंक्रीज है, एंगल इंक्रीज है, एक में डिक्रीज है। तो अलग अलग टाइम पर अलग अलग ही मिलेगा सर, एक टाइम पर अलग अलग ही मिलेगा, एक टाइम पर दोनों इकट्ठे हो नहीं सकते, ये ऑपोजिट मूवमेंट है। इसके साथ में कुछ और मिल जाए फ्लेक्शन के साथ में, वो अलग बात है, बट फ्लेक्शन एक्सटेंशन दोनों तो एक साथ में बिल्कुल भी नहीं दिखने वाले। डॉक्टर लक्ष्मी पटेल मैम, आशा करता हूं समझ में आया होगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, थैंक यू। आगे चलते हैं, पीछे है ना, फिर से बात ज्वाइंट्स की बात करते हैं। तो ऐसे मूवमेंट्स होती हैं, तो मूवमेंट्स देखते हैं पहले कैसे कैसे। एक हमने क्या जाना है, फ्लेक्शन एक्सटेंशन को पढ़ लिया है। तो फ्लेक्शन क्या है, डिक्रीजिंग द एंगल ऑफ ए ज्वाइंट, बेंडिंग बोले तो मोड़ना, है ना, यही मैंने बताया। नीचे हिंदी दे रखी है, आप पढ़ सकते हैं। बाकी हिंदी थोड़ा सा टिपिकल करता है एग्जामिनर, तो जो एनाटॉमी है, साइकोलॉजी है, डाइट एंड न्यूट्रिशन है, या जो रिसर्च टीचिंग एप्टीट्यूड ऐसे हैं, उनको प्लीज आप इंग्लिश में करेंगे तो बेटर रहेगा, आपके लिए अच्छे स्कोर बन जाते हैं। खैर, एक्सटेंशन की बात करें तो एक्सटेंशन होता है इंक्रीजिंग द एंगल ऑफ ए ज्वाइंट, स्ट्रेटनिंग मतलब सीधा करना। ज्वाइंट सीधा होगा तो इसका मतलब क्या है, एक्सटेंशन है, कोण बढ़ना। ठीक है, फिर होता है एडक्शन और अबडक्शन, अडक्शन और अबडक्शन। ठीक है, क्या, अडक्शन और अबडक्शन। ठीक है, इसमें एड दिया हुआ है, एड, एड का मतलब होता है जुड़ना। ठीक है, योग। ठीक है, या प्लस, एड का मतलब ये होता है प्लस। और एडक्शन का विपरीत क्या है, विपरीत ऑपोजिट जो मूवमेंट होगी उसको बोलते हैं अबडक्शन। अबडक्शन मतलब ऐड नहीं हो रहा है, इसका मतलब ये माइनस हो रहा है, ये घटाना बोल सकते हैं, या इसको दूर होना बोल सकते हैं, दूर होना बोल सकते हैं। मतलब ये जुड़ने का मतलब है कि कोई चीज चिपक जाए, शरीर में मूवमेंट का मतलब है कि कोई चीज चिपक गई हमारे साथ में। ठीक है, और कोई चीज दूर हो जाए, जैसे सावधान विश्राम। ठीक है, हमारे शरीर में बॉडी है, बॉडी के बीच में अगर हम देखें तो मिड लाइन होती है। ठीक है, बॉडी में ये हाथ है, ठीक है, और इस व्यक्ति की टांग है। ठीक है, ऐसा इमेजिन करो, मिड लाइन कहां होती है बॉडी के, बिल्कुल बीच से, नाक के नाभि के बीच से गुजर के जाती है ऐसी मिड लाइन। ठीक है, मिड लाइन। कोई चीज कोई भी मूवमेंट में हमारे शरीर के अगर मिड लाइन के पास में आने की कोशिश होगी शरीर में, तो क्या होगा, वो होगी ऐड होना, मतलब एडक्शन, ए डबल डी वाला एडक्शन। केवल बी और डी का ही अंतर है स्पेलिंग में, पूरी स्पेलिंग सेम है, तो ध्यान देना एग्जाम में। एडक्शन का मतलब होता है जुड़ना, मतलब हमारे हाथ जो हमारे साथ शरीर से चिपक जाएंगे, मिड लाइन की तरफ आएंगे। अब अंदर तो नहीं घुस जाएंगे, हमारे पेट के अंदर तो नहीं घुस जाएंगे हाथ कि रिब्स के अंदर घुस जाएंगे, बट बस मिड लाइन की तरफ आ जाएंगे ऐसा। ठीक है, और अबडक्शन की बात होगी, अबडक्शन में आपके जो लाइंस हैं, ठीक है, मिड लाइन, वो थोड़ी दूर चली जाएंगी। ठीक है, दूर चली जाएंगे, हाथ दूर चले जाएंगे, जैसे आप हाथों को खोल देते, पक्षी पंख खोल देते ना, ऐसा टाइप में कुछ हाथ खोल देंगे ऐसे। ठीक है, तो अब मैं आपसे दो शब्द बोलता हूं, उसको देख कर बताओ। एक होता है सावधान, बोलते हैं हम सावधान, एक बोलते हैं विश्राम। इसको इंग्लिश में बोलें तो सावधान को आप अटेंशन बोलते हैं, ठीक है, और विश्राम को रिलैक्स बोल देते हैं, नॉर्मल बोल देते हैं, रिलैक्स। ठीक है, ओके। तो अब मुझे बताओ, अटेंशन जब करते हैं, परेड जब करते हैं, अटेंशन सावधान होते हैं, तो उसमें क्या पॉसिबिलिटी है, एडक्शन की या अबडक्शन की, बस बताओ। एडक्शन पॉइंट नंबर 1, अबडक्शन पॉइंट नंबर 2, बताओ। सावधान जब किया तो डेफिनेटली आपके अंग सारे के सारे, पैर आपस में चिपक के दोनों के दोनों, हाथ जो है मुट्ठियां बंद होकर के आपके रिब्स के साथ चिपके, ऐड हो गया, मिड लाइन में ऐड हो गए, ठीक है, उसकी तरफ जुड़े, एडक्शन। विश्राम के लिए बोलते हैं तो हाथ आपके पीछे चले गए, खैर वो तो उसको कुछ नहीं कहेंगे, वो मूवमेंट अभी एडक्शन अबडक्शन की नहीं है। तो आपके जो पैर हैं वो थोड़े से खुल जाएंगे, पैर आपके थोड़े दूर हो जाएंगे, गैप आ जाए पैरों में, है ना, थोड़ा खुल जाते होते हैं जैसे योग निद्रा में, वैसे खुल जाएंगे, तो उसमें अबडक्शन हो जाएगा, वो एबडक्शन की मूवमेंट होगी। समझ गए बात, ओके सर। जैसे एनाटॉमिकल पोजीशन में ये बताओ, आपके हाथ अडक्शन, ये एनाटॉमिकल पोजीशन है, अडक्शन है या अबडक्शन है, बताओ। ठीक है, अब आपसे क्वेश्चन ऐसे पूछेगा, ये कहीं लिखा नहीं किसी बुक में, बट एग्जामिनर कॉमन सेंस से पूछेगा कि बताओ एनाटॉमिकल जो पोजीशन होती है उसमें हाथों की मूवमेंट अडक्शन होगी या अबडक्शन में होगी, बताओ। सर एबीडी, अबडक्शन में होगी, क्योंकि हाथ आपके मिड लाइन के साथ में नहीं है, यहां सीधी की अपेक्षा तो थोड़े पास में है, बट थोड़े से दूर है, मिड लाइन से जितने उसके ज्यादा दूर है सर, हल्का फुल्का। पैर भी हल्का सा खुल के है, तो एबडक्शन की फॉर्म में है। ठीक है, अडक्शन अगर पास में चिपके होते तो। समझ गए होंगे बात, कोई बात नहीं।
सेम जैसे आप एक और बात करें एडक्शन अबडक्शन की, आपके हाथों की उंगलियां हैं, ठीक है, उंगलियां, उंगलियों को कभी कभी हथेली को हम खोल देते होते हैं, ऐसे ऐसे खुल जाती थे उंगलियां, ठीक है, खोल जाती थे, दूर दूर हो जाती है, तो दूर दूर हो गई आपकी उंगलियां, ठीक है, तो वो क्या स्थिति है, उंगलियां आपस में, केवल हाथ में, हैंड में अंगुलियां आपकी दूर दूर गैप में आ गई तो क्या है, अब उंगलियों की भी तो मिड लाइन होगी, एक एक उंगली अपने आपकी मिड लाइन है, ऐसे मिड लाइन अंदर उंगलियों की हर एक चीज, हर एक अंग की मिड लाइन होती है। अगर उंगली भी आपकी लेफ्ट राइट में होगी तो डेफिनेटली वो मिड लाइन से दूर होगी, तो उसको अबडक्शन बोलेंगे, अबडक्शन। और वहीं पर हमने जैसे क्या दिखाते थे वो, चांटा, चांटा दिखाते थे ना, जब ऐसे, तो चांटा जब बनाते हैं हम हाथ को, मतलब एक तरह से थप्पड़ मारना टाइप में, तो बच्चे को, छोटे बच्चे को दिखाते हैं तो कैसे दिखाते हैं, ऐसे सारे हाथ को जोड़ करके दिखाते हैं, तो जिसको हम थप्पड़ बोलते हैं, थप्पड़ या चांटा, ठीक है। तो उस पोजीशन में आप हाथ को जोड़ करके रखते हैं सारे पूरे पूरे हाथ को, तो हाथ की हथेली में जो पोजीशन देखने को मिले, हथेली पूरे शरीर के हिसाब से नहीं, केवल हथेली, हथेली उंगलियां चिपकी हुई मिलेगी सारी सारी, तो वो एडक्शन की फॉर्म में अंगुलियां केवल हाथ में, ठीक है, क्लियर है, ओके, थैंक यू सो मच लवली मैम, ठीक है, ओके, आगे देखते हैं। तो एडक्शन अबडक्शन हुआ, तो एडक्शन अबडक्शन में देखो फुल फॉर्म यहां पर सारी परिभाषा लिखी हुई है कि फ्लेक्शन को बोलते हैं हम एंगल का कम हो जाना, एक्सटेंशन को बोलते हैं एंगल का इंक्रीज होना, अबडक्शन को बोलते हैं मूव अवे फ्रॉम मिड लाइन से दूर जाने की मूवमेंट, एडक्शन को बोलते हैं मिड लाइन की तरफ आने की कंडीशन। अब मुझे एक आसन बता दो, इसी नाम पर आसन को हम सिलेक्ट करते हैं, आसन, ठीक है, एक ऐसा आसन जिसमें अबडक्शन आप कह सकते हैं और एक ऐसा आसन अडक्शन कह सकते हैं। साक्षी कटारिया मैम, ऐसे शौक आपको, ये ऐसी चीजें आपको पता होती है सारी, बताओ डॉक्टर साक्षी मैम, बताओ, जिसमें अबडक्शन देखने को मिले बॉडी में, जैसे त्रिकोणासन कह सकते हैं, त्रिकोणासन, उसमें क्या होता है, आपके पैरों में गैप बन जाता होता है, ठीक है, तिर्यक ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन, हाथ भी मिड लाइन से दूर जाने की कोशिश करेंगे, दोनों हाथ जुड़ करके फाइनल पोजीशन में लेफ्ट या राइट में जाएंगे, आपके पैर भी पहले से लेफ्ट राइट में गए हुए तिर्यक ताड़ासन में, ठीक है, दूर गए हुए हैं, सिंपल ऐसा, दूर गए हुए हैं, ओके, या वीरभद्रासन कह सकते हैं, खड़े होकर जब करते हैं, ठीक है, वीरभद्र दूर है सर मिड लाइन, सिंपल जो मिड लाइन से दूर है, ऐसे ऐसे। एडक्शन की बात करें, एड, एड मतलब जुड़ना, मिड लाइन में जुड़ना, मिड लाइन में जो जुड़ेगी वो वाली मूवमेंट्स कौन सी है सर, जैसे सिंपल ताड़ासन है, ताड़ासन, तो उसमें आपके पैर के पंजे क्या चिपके हुए सर, बिल्कुल, ठीक है, प्रणाम आसन है, प्रणाम आसन, जो सूर्य नमस्कार का पहला राउंड होता है जिसको नमस्कार आसन कहते हैं, नमस्कार, उसमें आपके पैर बिल्कुल चिपके हुए सर, बिल्कुल, है ना, चिपके हुए, समझ रहे हैं, ठीक है, ऐसे, ये आपके मेन, समझ में आ रही है बातें क्या, ओके। पश्चिमोत्तानासन को आप एडक्शन या अबडक्शन में नहीं रखते, क्योंकि पश्चिमोत्तानासन में आपकी मिड लाइन से न तो दूर जाया जा रहा है, न ही पास में आया जा रहा है, मिड लाइन में जस्ट आगे पीछे हुआ जा रहा है, मिड लाइन के ऊपर ही आप हो रहे हैं, आगे पीछे मिड लाइन के ऊपर ही हो रहे हैं, मिड लाइन से लेफ्ट साइड या राइट साइड में जा रही, यानी मैं ये कहूं कॉमन सेंस में, तो एडक्शन और अबडक्शन ऐसी मूवमेंट है जो आपके लेफ्ट या राइट में जाने की कोशिश होती है, या ये कहूं जो सेजाइटल प्लेन जैसी मूवमेंट होती है, सेजाइटल प्लेन पर होती है मूवमेंट्स, ऐसे मैं कह दूं नाम अच्छा रहेगा, ठीक है, जोड़ दिया देखो पिछली चीज से, सेजाइटल प्लेन से एडक्शन अबडक्शन को जोड़ दिया, थोड़ा समझ में आई बात क्या। गरुड़ासन में अभी कुछ नहीं होगा, गरुड़ासन का एग्जांपल अलग होगा, पूनम सिंह मैम, ठीक है, गरुड़ासन में कुछ नहीं हो, अगर फिर भी आपको नाम देना है, देखो वैसे तो ये मूवमेंट का नाम नहीं है गरुड़ासन में, फिर भी आपको नाम देना है, तो बताओ गरुड़ासन में क्या नाम दोगे, इन दोनों में से झांटना है, आपके पास ऑप्शन है, फिर मैं दोहरा रहा हूं, गरुड़ासन में इसके अलावा एक नई अलग मूवमेंट होगी, वो नाम आगे आएगा, अगर इन दोनों में से आपको चूज करना है एडक्शन या अबडक्शन, बताओ कौन सा नाम हो रहा है, गरुड़ासन में क्या हो रहा है बताओ, गरुड़ासन में क्या हो रहा है, आप मिड लाइन की तरफ बढ़ते हैं, आपका पैर मिड लाइन की तरफ आता होता है, क्रॉस करके दूसरी साइड आ जाता है, तो अगर नाम ही देना इन दोनों में से तो एडक्शन नाम देंगे, परंतु फिर मैं दोहरा रहा हूं, उस मूवमेंट का नाम कुछ अलग होता है, डॉक्टर पूनम सिंह मैम, आपके नाम के आगे डॉक्टर ऐसे ही लगता है क्या, ना, ओके, एडक्शन, इन दोनों में से चूज कर रहे हैं, बट उसका नाम अलग है मूवमेंट का, मैं फिर दोहरा रहा हूं, उस मूवमेंट को कुछ और मूवमेंट कहते हैं एक्चुअल में, ठीक है, इन दोनों में से चूज करना है तो एडक्शन, ठीक, डन सर, क्लियर, हाँ, आ गया था फिर रोटेशन, रोटेशन का मतलब क्या होता है, एक ही जगह पर खड़े खड़े किसी ज्वाइंट्स को आप पूरा नहीं घुमाते, एक तो हवा में जैसे पूरा सर्कल घुमा दिया, ऐसे 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 पूरा, ठीक है, ऐसे घुमा दिया, ऐसे घुमाने के बजाय आपका जो अंग जहां पर है, जैसे हमारी गर्दन है, नेक है, ठीक है, नेक है, तो नेक
अपनी जहां पर भी हो, ठीक है, आप नेक से आप अपने शोल्डर को देखें, केवल केवल शोल्डर को देखें, पीछे की तरफ बेंड करें, वहीं पर उसी एक्सिस सेम रहेगा। आपका जो ये एक्सिस है, बीच में एक एक्सिस होता है ना बॉडी का, वो सेम रहेगा। सेम से आप लेफ्ट में देखें या राइट में देखें, बस पीछे देखें, पीछे की तरफ, और पूरा नहीं घुमाना है। नोट कंप्लीट सर्कल, नोट कंप्लीट सर्कल, गर्दन में पूरा सर्कल नहीं होगा। सर्कल होते ही तो वो क्या बन जाएगा अपना, सर्कमडक्शन हो जाएगा, जिसमें पूरी जीरो बनाएगा। हवा में एक तरह से गर्दन है ना, पूरी ऐसे जीरो बनाने की कोशिश करेगी। रोटेशन का मतलब कि एक्सेस सेम रहना चाहिए, एक ही एक्सेस, फिर चाहे उस पर 360 डिग्री घूम जाए चीज या ना घूमे। नॉर्मली हमारे शरीर में कोई भी अंग 360 डिग्री घूमता ही नहीं है। क्या घूमता है? क्या अपने एक्सेस पर। एक्सेस समझते हो ना, मतलब उसके अंदर एक ही जगह हो और उसी के इर्द गिर्द वो चीज घूम जाए। ऐसे 360 डिग्री घूमती है क्या? हवा में वो पूरा जीरो ना बनाए, अपने एक्सिस पर घूम जाए। गर्दन कभी भी अपने एक्सिस पर नहीं घूमती है, वो हवा के हिसाब से घूम सकती है। अगर आप घुमाए ना पूरे लेफ्ट राइट, ऐसे कहते होते लेफ्ट राइट देखो, तो वो होती है रोटेशन, नेक रोटेशन, ठीक है। नेक नॉर्मली हम योग में कहते हैं रोटेट करें, तो व्यक्ति जो होता है ना, गर्दन को पूरा आगे पीछे दाएं बाएं सारा घुमा लेता है। रोटेशन का मतलब एक्सिस पर। वो ज्यादा से ज्यादा आपकी लेफ्ट देखने की कोशिश करेगी या राइट देखने की कोशिश करेगी, बस पीछे की साइड, इतना ही, उससे ज्यादा नहीं। जब आपको कहा जाएगा सरकमडक्शन, सरकमडक्शन ये आगे का वर्ड है, उसको हम देखेंगे बाद में। सरकमडक्शन में सर्किल बनता होता है, सर्किल। जब आप गर्दन को पूरा जीरो बना देंगे ना, जितना उसके पूरा जीरो घुमा दो गर्दन को, जैसे किसी में भूत आ जाता है, वो पूरी गर्दन को ऐसे ऐसे घुमा देता है, उसके बाल, अगर कोई लेडीज है तो बाल भी पूरे हवा में घूमते हैं, पूरे पूरे चारों दिशाओं में सर्कल के रूप में, तो वो है सरकमडक्शन, वो है सरकमडक्शन। वो एक एक्सिस पर नहीं घूमता, वो एक पॉइंट पर घूमता है, एक पॉइंट पर। फिर वो इस तरीके से ऐसे ऐसे, जैसे पानी घूमता होता है ना, किसी वॉशिंग मशीन में पानी घूमता होता है, ऐसे घूम घूम करके ऐसे ऐसे बड़ा, ऐसा सर्कल बनता होता है फिर सरकमडक्शन में, ठीक है। तो रोटेशन, इसलिए गर्दन में कभी सरकमडक्शन नहीं करवाते। सरकमडक्शन से झटका लगने की चांस रहते होते हैं। आप सरकमडक्शन बोलते ही नहीं है, प्रॉपर वर्ड नहीं है उसके लिए। सरकमडक्शन करेंगे तो जैसे किसी में भूत आ गया, सरकमडक्शन करेगा तो गर्दन में झटका लग जाएगा, या कोई हम जैसा अच्छा व्यक्ति भी करेगा ढंग से, तो उसके भी गर्दन में झटका आ जाएगा। बट रोटेशन करेंगे आप स्लोली स्लोली, जितना जा सकता है एक ही एक्सेस पर, उतना वो होता है, ठीक है। जब सारी एक्सरसाइज होगी फिर हम लास्ट में सर्कमडक्शन करते होते हैं। अब दूसरा सर, हथेली की मैं बात करूं, तो हाथ को अगर मान लो आपने हाथ को क्या कर दिया, ये जो हाथ है, ये इस हाथ को इस एक्सिस पर आप घुमाएं, इस एक्सिस पर, ये अंदर एक एक्सिस है, इसके भाई या तो थोड़ा सा हथेली ऊपर हो जाएगी या हथेली नीचे हो जाएगी, इतना ही होगी, वो तो होगा रोटेशन, वो होगा रोटेशन, ठीक है। रोटेशन केवल हथेली ऊपर हो सकती है, नीचे हो सकती है, केवल इतना एक्सिस पर, एक ही एक्सिस पर, हथेली ऊपर या हथेली नीचे, इतना ही होगा, ज्यादा नहीं होगा एक्सिस पर। तो अगर उस हाथ को आपने पूरा ऐसे यहां मुट्ठी बंद करके और पूरा घुमा दिया, ऐसे ऐसे करके, ऐसे ऐसे घूमता होता है ना हाथ, ठीक है, हम घुमाते होते हैं, बहुत सारे आसन करते हैं, ऐसे पूरा घुमाते हैं, इतना बड़ा सर्कल बना दिया, तब वो एक एक्सिस पर न रह करके, इस एक्सिस पर न रह के इस पॉइंट पर घूमता है, यहां वाले पॉइंट पर, तब वो सर्कल बनाता है। और सर्कल बनते ही हम क्या नाम देते हैं? सर्कमडक्शन। थोड़ा सा अंतर पता चला? सर्कमडक्शन, थोड़ी सी फिजिक्स आपको पता होनी चाहिए सर्कमडक्शन और रोटेशन के समझने के लिए अच्छे से, ठीक है। सर्कमडक्शन इज ए बिग मूवमेंट और रोटेशन इज ए लिटिल मूवमेंट, ठीक है, ये कह सकते हैं। रोटेशन हमेशा एक्सिस पर घूमता है, तो एक्सिस, अपने एक्सिस पर। सर्कमडक्शन अपने एक पॉइंट को लेता है, बस उसके इर्द गिर्द जितना बड़ा उसके उतना घूम जाता होता है, जितना उसके बड़ा से बड़ा पॉइंट बना देता होता है, ठीक है। क्लियर हो गई चुलैट मैम? ओके, डन सर। तो शब्द को देखते हैं। तो रिस्ट में रोटेशन भी हो सकती है, सर्कमडक्शन होती है, बट रोटेशन कभी करते हैं, रिस्ट में रोटेशन की जरूरत नहीं होती है। रिस्ट को ज्यादा से ज्यादा हम घुमाते हैं बड़ा, तो उसके कारण हमें सर्कमडक्शन देखने को मिलता है, पूरा बड़ा जब घुमाते हैं, पूरा बड़ा पॉइंट बनाते होते हैं, बड़ा जीरो बनाना, ठीक है। जैसे पादवृत्त आसन है ना, हाँ ये सिंपल अच्छा है। अब मुझे ये बताओ, पादवृत्त आसन सुना है? पादवृत्त आसन, पैर से वृत्त जीरो बनाना, ठीक है। तो उसमें एक्सिस पर नहीं घूम रही आपकी टांग, वो बड़े से बड़े ऊपर भी जा रही है, लेफ्ट में जा रही है, राइट में जा रही है, नीचे भी आ रही है, पूरा जीरो बना के आ रही है। वो बताओ वो क्या है, रोटेशन है या सर्कमडक्शन? बताओ डॉक्टर लक्ष्मी पटेल मैम, क्या नाम है उसका? सर्कमडक्शन, सर्कल बनाए ना, सर्कमडक्शन। लेग में रोटेशन देखने को मिलेगी नहीं, हिप की साइड से रोटेशन होगी। लेग में अगर रोटेशन करेंगे तो पंजा मैक्सिमम आपका थोड़ा सा लेफ्ट में हो जाएगा, राइट में हो जाएगा, बट एक्सिस पर लेग रोटेट करेगी नहीं। नो रोटेशन इन लेग, सर रोटेशन नहीं होने वाली लेग में,
ठीक है, समझ गए? ओके सर, नो रोटेशन, रोटेट नहीं होगी। रोटेट का मतलब अपने एक्सिस पर घूमना। कैसे घूम जाएगी वो? घूम नहीं सकती। आप देखो हिप में जैसे वहीं की वहीं रहेगी, बस पंजा आपका लेफ्ट राइट में हो जाएगा, वो भी घुटने के अपेक्षा। केवल घुटने ऊपर नहीं तो पंजा भी आगे पीछे नहीं होगा हल्का पूरा। ओके, बात को समझना। बुक में बहुत सारी चीजें लिखी होती हैं, बुक का भाव कुछ अलग होता है कहने वाले का। तो बुक में कुछ लिखा है, मैं आपको समझा कुछ अलग तरीके से रहा हूं, आप पूरा समझना पॉइंट को। ठीक है, ओके सर, ये देखने को मिला। अब हम चीजों को पढ़ते, देखो फ्लेक्शन एक्सटेंशन देखा, समझ लिया हमने अच्छे से। अब उसको टू द पॉइंट पढ़ते हैं। फ्लेक्शन किसको बोला? डिक्रीजिंग द एंगल ऑफ ए पॉइंट। जैसे आप अपने मुट्ठी बना करके बाइसेप्स दिखाने की कोशिश करता है कोई व्यक्ति, है ना, बंद करता है तो फ्लेक्शन हो रहा है, अंदर की तरफ जा रहा है, कोण इंक्रीज कम हो रहा है। ठीक है, एंगल। एक्सटेंशन जब हाथ को सीधा कर रहे हैं, ठीक है, इंक्रीजिंग द एंगल ऑफ ए ज्वाइंट, एक्सटेंशन। ठीक है, तो हथेली की तरफ करें तो देखो ये ज्वाइंट था, अगर इसमें आपने अंदर की तरफ ले गए तो एंगल कम हुआ, तो फ्लेक्शन। एक्सटेंशन में एंगल आगे वाला जो ज्वाइंट था आगे झुक सकता है, उधर से करा तो आगे की तरफ से क्या हो गया? एक्सटेंशन हो गया, पीछे तक लेकर के गई। एल्बो की बात करते हैं, एल्बो एक्सटेंशन। तो यहां पर देखो हाथ सीधा है यहां से तो एक्सटेंशन है, और आपने बैंड कर लिया तो क्या है? एल्बो फ्लेक्शन है। अब मुझे बताओ, गरुड़ आसन में, गरुड़ आसन किया है कभी ने? सभी ने? गरुड़ आसन, गरुड़ आसन में फ्लेक्शन होता है या एक्सटेंशन होता है? इन हैंड, ठीक है, इन हैंड, हैंड, हैंड की बात करनी है, हाथ की। ठीक है, चाहो तो आप पैर की बात कर सकते हो, पैरों में भी आपको एक वो सारे पूरे शरीर में लगभग आपको दोनों में से अगर एक चूज करना है तो फ्लेक्शन देखने को मिलता है, क्योंकि आपकी लेग्स भी हल्की फुल्की मुड़ जाती होती है। एक लेग तो पूरी तरह से मुड़ जाती है, दूसरी और मुड़ जाती होती है, नीचे वाली भी पूरी स्ट्रेट हो नहीं पाती है। हाथ भी दोनों क्रॉस होकर के बैंड हो जाते हैं, कोहनियां बैंड हो जाती है, तो फ्लेक्शन देखने को मिलता है, एक्सटेंशन नहीं होता है। ठीक है, क्लियर? ओके सर, फ्लेक्शन एक्सटेंशन क्लियर। जैसे पवन मुक्त आसन में आपने ये एंगल यहां वाला कम कर दिया, आगे छाती से लगा लिया, ये एंगल भी कम हो गया, गर्दन को भी आगे ले आए तो ये भी कम हो गया। हाँ, दूसरे पैर को सीधा कर दिया, बट सामान्य रूप से आप पवन मुक्त आसन दोनों टांगों से करते होते हैं पूर्ण, जब पवन मुक्त आसन की बात होती है तो आपकी बॉडी फ्लेक्शन पोज में होती है। दूसरी टांग, एक टांग से किया तो दूसरी टांग जो है सीधे वाली, वो किस में है? वो एक्सटेंशन में है। ठीक है, हालांकि किसी किसी जो मोटा व्यक्ति पहले दिन करेगा तो उसकी तो दूसरी टांग भी कुछ हद तक मुड़ जाती है, तो वहां पर भी फ्लेक्शन देखने को मिल जाता होता है। ठीक है, वो भी पूरी तरह से स्ट्रेट नहीं रख पाता। सेम आप दूसरा आसन दें, पाद हस्तासन। ठीक है, पाद हस्त आसन, पैर हाथ जुड़ जाए जिसमें, तो क्या हुआ? आगे की तरफ देखो, कमर आपकी जो एब्डोमिन है वो थाइस के साथ लग गया, यहां पर आपको मिला फ्लेक्शन। ठीक है, ओके। और जो आपका दूसरा है हस्तोतान, हस्तोतान, हस्तोतान में आगे का एंगल इंक्रीज हो गया, एक्सटेंड हो गया, और यहां से भी है जो गर्दन है वो पीछे चली गई, एक्सटेंड हो गया, आगे की जॉइंट खुल गया, तो इस हिसाब से उसमें एक्सटेंशन हम कह सकते हैं, एक्सटेंशन। ठीक है, दो में से एक चूज करना है। क्लियर है? कुछ एक दो और आसनों का नाम बताइए जिसमें फ्लेक्शन एक्सटेंशन कह सकते हैं आप, फ्लेक्शन एक्सटेंशन, फ्लेक्शन एक्सटेंशन। चक्रासन, चक्रासन में बताओ क्या है? फ्लेक्शन है या एक्सटेंशन है? एब्डोमेन एरिया में, एब्डोमेन एरिया के हिसाब से उत्तर देना है। ठीक है, चक्रासन में क्या होता है बताओ? चक्रासन में एब्डोमेन एरिया के अंदर एक्सटेंशन होता है, एक्सटेंशन। चक्रासन में आपके नीज हैं, जहां पर नी ज्वाइंट है उसके अंदर फ्लेक्शन होता है, घुटने मुड़ जाते हैं ना आपके, हल्का से मुड़ के रहते हैं चक्रासन में, तो ठीक है, वहां पर फ्लेक्शन होगा, सिंपल। एडक्शन अबडक्शन की बात की तो एडक्शन में हमने कहा, एड मतलब जुड़ना, मिड लाइन जो होती है अपने शरीर की नाक के बीच में से जाती है, उस लाइन में जुड़ना किसी चीज का, उधर की तरफ आने मूवमेंट को, और उससे दूर जाने की बात करना तो वो आपका क्या है? अबडक्शन। हर अंग की अपनी अपनी मिड लाइन होती है, जैसे हाथ है हमारा, ठीक है, हाथ है, ठीक है, हाथ, तो हाथ की मुझे अब ये बताओ एनाटॉमिकल पोजीशन क्या होती है? एनाटॉमिकल हाथ, ठीक है, अब ये बहुत ही गहराई वाला प्रश्न है। ठीक है, ये सपोज करिए इधर अंगूठा है, ठीक है, अब हाथ को अगर सपोज करो मैं इस साइड ले जाऊं, अब ये कौन सी है? एनाटॉमिकल पोजीशन याद है तो आप बता पाएंगे ये एक्सटेंशन है या फ्लेक्शन है? बताओ ये क्या है? इधर लेकर गया मैं, ये राइट हो या लेफ्ट तो मुझे कुछ नहीं फर्क पड़ता, एज पर एनाटॉमिकल पोजीशन, एनाटॉमिकल पोजीशन होती है, उसको ध्यान में रख करके बताओ कि आपका हाथ छोटी उंगली की तरफ मूव हो जाए तो उसको क्या नाम देने वाले हैं आप? छोटी उंगली की तरफ मूव करेगा आपका हाथ तो क्या नाम देने वाले हैं? बताओ।
एनाटॉमिकल पोजीशन में आपकी छोटी उंगली किस साइड होती है, याद है क्या? अंगूठा बाहर होता है, ठीक है। आप शवासन में जैसे लेटते हैं और इमेजिन कर लो हथेली खुली है शवासन में, तो उंगली, छोटी उंगली आपके टांगों की तरफ है, मिड लाइन की तरफ है। छोटी उंगली की तरफ अगर हाथ उड़ेगा, ये लिटिल फिंगर, ठीक है, अंगूठा समझ में आ ही रहा होगा, लिटिल फिंगर की तरफ जाएगा तो एडक्शन है, अडक्शन, ठीक है। और अंगूठे की तरफ अगर आपने हाथ को बेंड कर दिया टाटा बाय बाय करते समय, अंगूठे की तरफ आपने हाथ को किया, तो वो क्या है, अंगूठे की तरफ एनाटॉमिकल पोजीशन में अंगूठा आपका किधर होता है, मिड लाइन से अवे होता है, तो और अवे जाएंगे तो अबडक्शन हो जाएगा, अबडक्शन, ठीक है। बात समझ में आई? सामान्य रूप से यहां पर लेफ्ट राइट का मतलब नहीं है, ठीक है, यहां पर लेफ्ट राइट का मतलब नहीं है हिमांशु गिल साहब कि लेफ्ट में जाएगी राइट में, बस हाथ कहां मूव कर रहा है उसको प्रमाणित करने के लिए आपको एनाटॉमिकल पोजीशन आपके दिमाग में जरूर घूमनी चाहिए कि एनाटॉमिकल पोजीशन क्या है। जैसे ये वाली एनाटॉमिकल पोजीशन, ठीक है, इसमें अगर हाथ आपका, केवल हाथ की पिक्चर है, हाथ के बारे में कहा कि अंगूठे की तरफ जाने का मतलब क्या है, मिड लाइन से आप दूर चले गए तो एडक्शन, ए बी डी यू एक्शन हो गया, अबडक्शन। और छोटी उंगली की तरफ आगे, इधर आओ चाहे इस साइड आओ, छोटी उंगली का मतलब यह है कि आप अंदर की साइड जा रहे हो, इसका मतलब ऐड किया है, अडक्शन, ठीक है। एनाटॉमिकल पोजीशन को ध्यान में रखते हुए, केंद्र में रखते हुए ऐसे बात करनी है। तो ये देखो यहां पर हाथ की पिक्चर बनी हुई है, तो केवल हाथ को देख के समझ नहीं आएगा, तो एडक्शन का मतलब छोटी उंगली की तरफ चले गए, एनाटॉमिकल पोजीशन के अनुसार ऐड होगी, अंगूठे की तरफ गए, अवे फ्रॉम मिड लाइन चले गए तो अबडक्शन होगी। डॉक्टर साक्षी कटारिया मैम, समझ में आ रहा है ना? थैंक यू सो मच मैम। ओके, अब रोटेशन की बात करते हैं। रोटेशन की बात की तो हमने रोटेशन में देखो गर्दन लेफ्ट में गई, राइट में गई, बस इतना ही। एक एक्सिस पर, जब एक पूरे एक्सिस के इर्द गिर्द चीज घूमती है ना, तब आप पैर को, है ना, ये इस एक्सिस पर रख करके अगर बाहर निकालने हल्का सा या अंदर करें, इससे ज्यादा नहीं घुमा पाएंगे आप, 360 डिग्री नहीं घुमा पाएंगे इसमें। रोटेशन में 360 डिग्री पॉसिबल नहीं है, नॉट पॉसिबल, ठीक है, बस ये ध्यान रखना। जब 360 डिग्री पॉसिबल हो रहा है ना किसी मूवमेंट में, समझ लेना 99.9% एक्सेप्शन मिल सकता है कुछ जगहों पर, ठीक है, ठीक है। एक्सेस किसी की मूवमेंट बॉडी में बहुत ही, इतनी फ्लेक्सिबिलिटी है, कुछ कुछ लोग हाथ जो आगे मूवमेंट करता है उतना ही पीछे मूवमेंट करवा लेते हैं, उनमें हो सकता है, ठीक है। बट 360 डिग्री नॉर्मली ह्यूमन बॉडी में पॉसिबल ही नहीं है सर, रोटेशन तो, ठीक है। रोटेशन हमेशा एक एक्सेस पर होती है। जैसे गाड़ी का टायर जो है, गाड़ी का टायर देखा है, वो रोटेट करता है, गाड़ी का टायर एक एक्सल होता है उसके अंदर, साइकिल का टायर एक्सल के प्रति रोटेट करता है, रोटेट उसी एक्सेस केंद्र बिंदु पर ही घूमता रहता है, उसी केंद्र बिंदु पर घूमता रहता है। 360 डिग्री बन रहा है टायर, ऐसा जरूर घूम रहा है, बस उसी एक्सल पर घूम रहा है, एक्सिस सेम है उसका, वो नहीं बदलेगा, ठीक है, वो एक्सिल नहीं बदलता उसका, ठीक है। तो नेक में देखो एक्सिस सेम है, सेम एक्सिस, तो यहां पर क्या है, लेफ्ट में देखा, राइट में देखा, पीछे देखा, आगे देखा, रोटेशन, ठीक है, सेम एक्सिस में होगा तब इतना ही हो पाएगा, 360 डिग्री नहीं होने वाला। बट जब आप पूरी गर्दन को ऐसे पूरा ऐसे घुमा देंगे ना, ऐसे जैसे मैंने पहले एग्जांपल दिया, जैसे किसी में भूत वगैरह आ जाते हैं, कोई ओ, क्या कहते हैं उसमें, समाधि, जो भी XYZ वर्ड यूज करते हैं, तो वो पूरा सिर को ऐसे जोर जोर से घुमाने लगता है, तब वो क्या कर रहा है, नोट रोटेशन, तब वो सरकमडक्शन कर रहा है, और जिससे उसको झटका लगेगा डेफिनेटली, अगर कमजोर गर्दन हुई तो चांसेस ज्यादा है, ठीक है, चांसेस ज्यादा है। फुल्ली राउंड घुमाना रोटेशन हो जाता है, तो देखो सरकमडक्शन हो जाता है। रोटेशन 360 डिग्री नहीं होगा, जबकि सरकमडक्शन, सरकमडक्शन में आप पूरा जीरो बनाने की कोशिश करेंगे, बड़े से बड़ा, जिसके कारण वो जीरो हवा में जो है 360 डिग्री बनेगा। अगेन ज्वाइंट नहीं बना रहा है 360 डिग्री, सरकमडक्शन में भी हवा में जीरो बनता हुआ दिखेगा आपको बड़े स्तर पर, ठीक है, जीरो। समझ में आ गई साक्षी कटारिया में? कोई बड़ी बात नहीं है, सरकमडक्शन। तो अब रोटेशन जो है आपकी दो तरीके से होती है, या तो आप मिड लाइन की तरफ जाते होते हैं अंक को लेकर के, मिड लाइन अंदर है, अंदर, या बाहर, अंदर की साइड वाले को मिड लाइन की तरफ जो चीज होती है उसको आप बोलते हैं मीडियन, मीडियन, ठीक है। और उससे दूर होता है उसको बोलते हैं लेटरल, दूर, लेफ्ट राइट में, ठीक है। तो अगर आप मान लीजिए कोई अंग को बाहर निकाल रहे हैं, मिड लाइन से दूर ले जाने की कोशिश कर रहे हैं, घुमा करके, रोटेट करके, मतलब घुमाना मतलब रोटेट करके लेके जा रहे हैं। हिंदी में रोटेशन और सरकमडक्शन दोनों को हिंदी में घुमावदार गति बन जाता है, हिंदी में थोड़ा सा टिपिकल हो जाता है, इंग्लिश में दोनों वर्ड अलग अलग है, ठीक है। तो अगर आप किसी अंग को मिड लाइन से बाहर की तरफ घुमाने की कोशिश कर रहे हैं तो समझ लो वो लेटरल है। मिड लाइन के अंदर की तरफ लेकर जाने की कोशिश करें, अंदर से, चाहे फिर वो अगली साइड चली जाए, कोई दिक्कत नहीं, वो मीडियल रोटेशन होगी। अब आते हैं पॉइंट पर, गरुड़ आसन। गरुड़ आसन में आपकी टांग दूसरे टांग पर चढ़ जाती होती है, ऐसे ही होता है, एक टांग को दूसरी टांग पर लपेट लेते होते सांप की तरह। बताओ वो रोटेशन अगर इस हिसाब से मैं कहूं टांगों में,
लेग्स में, लेग्स की ने मूवमेंट की, रोटेशन की, डेफिनेटली 360 डिग्री एंगल नहीं बनाया, रोटेट की है, ठीक है, हल्के से इस पर चढ़ गई, ऐसे रोटेट कर गई। वो रोटेशन एक नाम देना है आपको, बेशक उसका नाम कुछ भी हो, इन दोनों में से एक नाम देना है, लेटरल है या मीडियल है, बस इनमें से एक नाम देना है, लेटरल एक, मीडियल दो, चूज कीजिए ऑप्शन। मीडियल है सर, मिड लाइन की तरफ गई, मिड लाइन अंदर थी और टांग अंदर की तरफ गई, बाहर नहीं, अंदर से फिर मिड लाइन के जस्ट पास में तो नहीं गई, डेफिनेटली वो थोड़ा सा ऊपर चली जाएगी ऐसे घूम करके हल्की सी, बट वो गई तो मिड की तरफ, तो मीडियल रोटेशन, ठीक है, मीडियल रोटेशन हो गई। समझ गए बात को? लेटरल रोटेशन हम कर ही नहीं पाते हैं कभी, ठीक है, लेटरल रोटेशन नहीं कर पाते हैं टांग को दूसरी टांग के ऊपर चढ़ा करके, परंतु लेटरल रोटेशन का फिर भी एग्जांपल दीजिए, क्या एग्जांपल दे सकते हैं, कोई एग्जांपल दे सकते हैं लेटरल रोटेशन? मिड लाइन आपकी ये है, आपको लेटरल रोटेशन का एग्जांपल देना, कोई आसन चूज करिए, कोई भी। मरकट आसन पता है? मरकट आसन, मरकट आसन में सपोज करो आप लेफ्ट में चले गए, तो लेफ्ट में जब जाते हैं एक ही टांग जाए, वैसे दोनों टांग इकट्ठी जाती होती है, दोनों टांग चली गई, एक टांग आपकी दूसरी जो है लेफ्ट में गए, तो लेफ्ट वाली लेग जो है वो आपकी मीडियल, वो आपकी लेटरल रोटेशन में चलेगी, लेटरल रोटेशन में मोड में, और जो दूसरे वाली है वो आपकी अंदर की तरफ आई है, जिसके कारण राइट लेग क्या होगी आपकी, लेटरल रोटेशन, सॉरी मीडियल रोटेशन में आ गई, मीडियल, ठीक है, बात समझ गए, मीडियल और लेफ्ट लेटरल का मतलब, ठीक है, आशा करता हूं समझे होंगे, जरूर, बिल्कुल इजी है। लेटरल और मीडियल का, मीडियल मतलब मिड में आना, लेटरल मतलब साइड में जाना, ठीक है, मिड लाइन से दूर जाना। ओके सर, डन। आज के लिए ये बात हो गई हमारी, ठीक है। सरकमडक्शन को हमने कहा कि किसी अंक को जोर जोर बड़ा जीरो बनाना, जैसे ये हाथ है, अपने एक्सिस पर घूमेगा तो हथेली या तो ऊपर हो जाएगी या नीचे हो जाएगी, अपने एक्सिस पर सेंटर के एक्सल में घूमेगा, बट ये अपने एक्सिस पर नहीं घूम करके इस केवल इस पॉइंट पर घूमेगा, इस पॉइंट पर, ये ए पॉइंट नाम दे दिया इसको मैंने, इस ए पर घूमेगा, इस पॉइंट पर, तो ये बड़ा सा बड़ा जीरो बनाएगा हवा में, ऐसे एक जगह टिक करना, ऐसे ऐसे बड़ा घूमता जाएगा। सरकमडक्शन, सरकमडक्शन में देखो 360 का सर्कल बन रहा है, वो भी हवा में बन रहा है, अंग नहीं घूम रहा, अंग तो उतनी पॉइंट पर ही घूम रहा है, एक पॉइंट पर ही, ठीक है, हवा में बनेगा सरकमडक्शन, मूवमेंट ऑफ लिम्स इन ए सर्कुलर मोशन, सर्कल में घूमे बड़े लेवल पर, रोटेशन एक्सिस पर होती है एक, और सर्कमडक्शन पूरे हवा में होती है बड़ी से बड़ी। क्लियर हो गई बात? ठीक है सर, थैंक यू सो मच। ओके, तो आज ये हमने देखा, रोटेशन हमेशा एक एक्सिस पर होती है, एक एक्सिस पर होती है रोटेशन, ठीक है, सरकमडक्शन पूरी बड़ी हवा में जीरो बनाते हैं, जहां पर अंग एक जगह न रह करके हवा में पूरी बड़ा बड़ा घूमता होता है, ठीक है। ओके, आशा करता हूं इतनी बातें आपको समझ में आई होगी, बाकी की चीजें हम कल करेंगे। सो थैंक यू टू ऑल, धन्यवाद आप सभी का, थैंक यू सो मच।